हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय अकेडमी में। मेरा नाम भी अंकित नोदिया। ये आपका लेक्चर नंबर 3, ठीक है। इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैंने आपको पिछले जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, 2 लेक्चर हुए, 2 लेक्चरों में मैंने ये पढ़ाया आपको कि एटम क्या होता है, मैटर किससे मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ठीक है ना। डाल्टन साइंटिस्ट है, उन्होंने कौन सा सिंबल दिया, फिर उसको उनको करेक्ट किसने किया, जैसे बर्जीलियस ने किया, उन्होंने क्या क्या सिंबल दिए, ठीक है ना, वो सारी बातें। अब देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपके 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो ये वाला मास, ये वाला लॉ तो याद हो जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या होता है, लेकिन ये लॉ बच्चे को कभी याद नहीं होता और ये कहता भी क्या, ये भी कभी समझ नहीं आता, ठीक है। मैं आपको बहुत ईजी करके समझाऊंगा। देखो ये लॉ कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। मतलब कह रहा है कि ना तो तुम मास को क्रिएट कर सकते हो, neither be create nor be destroyed during any chemical physical change। एक बात का जवाब दो, अब जो चीज बनी ही नहीं है तो क्या वो खत्म होगी, नहीं होगी। तो ये मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब हम कोई भी केमिकल और फिजिकल चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। देखो जैसे ये है तुम्हारा H2, ये है आपका O2, मैंने पूरी रिएक्शन बैलेंस कर दी। आपको मास निकालने आता होगा कि एक हाइड्रोजन का मास जो है 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया, और इसके नीचे अगर 2 लगा दूं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। तो देखो मैंने यहाँ पे इसका टोटल मास लिख दिया 4 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो देखो मैंने 32 ग्राम लिख दिया। अब ये कह रहा है जितना मास किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में मतलब जिस एटम को मिलाकर, जिस एटम को पार्टिसिपेट करा के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। जो एटम पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है ना। ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। तो ये बोलते हैं कि जो रिएक्टेंट का जो मास होगा और प्रोडक्ट का जो मास होगा वो दोनों का मास कैसा होगा, बराबर होगा। प्रोडक्ट का मास कितना है, 36 ग्राम, रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का मास कितना है, 36 ग्राम, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, मैं इसको समझाता हूं। ये कह रहा है अ केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स, मैटर नहीं करता कहां से ऑब्टेन किया, ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब कहता है कि कोई सा भी एटम कहीं से भी लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी एटम कहीं से भी ले आओ, ठीक है ना। कोई सा भी एटम कहीं से भी ले आओ, कोई सा भी मैटर कहीं से भी ले आओ, कोई सा भी एलिमेंट कहीं से भी ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी वो कंबाइन करेंगे, ठीक है ना, तो उनका मास और उनका रेशियो कांस्टेंट ही आएगा। उनका मास, उनका रेशियो कांस्टेंट ही आएगा। देखो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं क्या आएगा, 1:8 आएगा। इसका भी रेशियो क्या आ रहा है, 1:8 आ रहा है। इसका मास निकालो कितना हो जाएगा, 2 और 16 18, और इसका 2 और 16 18। मतलब मास क्या है, कांस्टेंट है, रेशियो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास यही कहता है कि कोई से भी मैटर कहीं से भी ले आओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो मास होगा, उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब इसको पॉज करूं, मैं इसको रफ करूं, ठीक है। कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको ये बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। उसमें आप एक पॉइंट ऐड करना, इसके बाद में लिखूंगा, ठीक है। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कब दी गई, 1808 में दी गई, गिवन बाय जॉन डाल्टन। किन्हें दी थी, गिवन बाय जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या बोला, देखो इनके बेसिक पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए। इन्होंने पहला पॉइंट बोला क्या, कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये तो सही बात है। इन्होंने पहला पॉइंट क्या बोला कि जितने भी मैटर होते हैं वो वेरी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने, जिसको मैंने क्या बोला, एटम। और मैंने एटम्स के बारे में आपको पढ़ाया भी, क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। ये कह रहे हैं एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। सही बात है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से बात निकल कर आती है कि ना तो हम एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना। ना तो हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये तो आते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कि मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ऐसे ही है, एटम कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है।
देखो ये कह रहा है एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कह रहा है अगर कोई एटम है, ठीक है ना, अगर वो उसी सेम टाइप का एटम है तो उसकी मास और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। कह रहा है एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, मतलब ये कह रहा है कि जब भी एटम कंबाइन होंगे और कोई कंपाउंड बनाएंगे तो वो स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होंगे, ठीक है ना, जैसे H2O, ये 2 क्या है, स्मॉल होल नंबर है, ठीक है ना। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो ये कह रहा था रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है ना, मतलब कह रहा है कोई भी जो रिलेटिव नंबर होगा किसी भी एटम्स का, काइंड ऑफ एटम्स का, आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये हमें किससे, ये बात किससे निकल कर आती है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन से निकल कर आती है कि अगर कहीं से भी कोई भी दो एटम्स लिया, उनका जो मास होगा, उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये बात आई आपको समझ में, ठीक है। अब मैं इसको पॉज कर रहा हूं, ठीक है, रफ कर रहा हूं। एक बात बताने मुझे, देखो अभी बताऊंगा, ठीक है, यहीं पर ही बता देता हूं। मैंने पीछे पढ़ा है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कब दिया था, 1798 में दिया गया, ठीक है ना। किसने दिया था, तो आप क्या बोलोगे, गिवन बाय लेवोइशियर। लेवोइशियर क्या थे, साइंटिस्ट थे लेवोइशियर। लेवोइशियर क्या थे, आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, ये लॉ दिया था, ठीक है ना। और एक और बात लिख लेना, क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था, ये दिया था प्राउड्स ने। देखो पी से प्रोपोर्शन और पी से प्राउड्स, ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन गिवन बाय लेवोइशियर। और लेवोइशियर कौन थे, लेवोइशियर कौन थे, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। फादर ऑफ केमिस्ट्री कैसे कहा जाता है, लेवोइशियर को। लेवोइशियर ने क्या दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ज्यादा कर दिया था, 1798 में दिया था। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था, प्राउड से दिया था, ठीक है। तो आपने आई थिंक इसको लिख दिया होगा, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे क्या, मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट एटॉमिक थ्योरी, क्या क्या इनके मेरिट्स क्या थे और इनके डीमेरिट्स क्या थे, लिमिटेशंस क्या थे। इस लेक्चर को मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़कर हम इसको एंड करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, मैंने भी आपको पढ़ाया क्या, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी। उन्होंने क्या क्या बताया था, क्या क्या नहीं बताया था, मैं आपको ये सब बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो इनके मेरिट्स क्या थे। मेरिट्स का मतलब इनके अच्छे अच्छे काम इन्होंने जो करे वो, एटम कैन नथिंग बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाज द रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, इनका मेरिट्स था कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये किसका रिजल्ट था, सेंटर ऑफ मास का रिजल्ट था। किसका रिजल्ट था, सेंटर ऑफ मास। गिव द कंसेप्चुअल पिक्चर ऑफ मैटर, इन्होंने एक मैटर की कंसेप्चुअल पिक्चर दी थी, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया था कि जितने भी मैटर होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, कौन, एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, एलिमेंट का। तीसरा, कंबाइंड विद अदर एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये जो आपके एलिमेंट्स एटम होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में। दूसरा, एटम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन इन डेफिनेट अरेंजमेंट, देखो जो एटम्स होते हैं 2 या 2 से ज्यादा जो कंबाइन करते हैं उनका डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। डेफिनेट अरेंजमेंट का मतलब किसी भी टाइप से अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी एटम किसी भी टाइप का बॉन्ड बना के किसी भी टाइप का अरेंजमेंट उनका हो सकता है, इसे कह रहा है डेफिनेट अरेंजमेंट। डेफिनेट अरेंजमेंट का मतलब एक स्पेसिफिक शेप, ठीक है ना। आगे कह रहा है लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, ठीक है ना। क्या थे उनके लिमिटेशंस, वो मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ड्रॉबैक। लिमिटेशंस को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक, कमियां। इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डाल्टन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड वाज एटम। उन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट और कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। हाउएवर, जबकि ही कॉल्ड कंपाउंड एटम टू बी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। उन्होंने क्या बोला कि कंपाउंड ही एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका, कंपाउंड का, जो कि बात है गलती। आगे एक साइंटिस्ट है लेटर ऑन, एक साइंटिस्ट है कौन, अमेलियो एवोगाड्रो। उन्होंने क्या बोला, यूज द टर्म मॉलिक्यूल। उन्होंने टर्म को यूज किया, कौन से टर्म को, मॉलिक्यूल को। उन्होंने क्या बोला कि मॉलिक्यूल फॉर कंपाउंड एटम, मॉलिक्यूल फॉर कंपाउंड एटम,
मतलब कि जो मॉलिक्यूल होता है किसके लिए, कंपाउंड एटम के लिए, और मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना। मतलब जो मॉलिक्यूल होगा वो किसी भी कंपाउंड एटम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, इसलिए मैंने क्या बोला है कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। इन्होंने मॉलिक्यूल टर्म यूज किया किसके लिए, कंपाउंड के लिए, किसके लिए, कंपाउंड के लिए। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, क्या बोला कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। मतलब कंपाउंड को जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या होगा, एटम, सॉरी मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना। कंपाउंड का कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, जो कि बात सही थी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि व्हाई डू एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, कि एटम क्यों कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है ना। ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब दो बातें और लिखनी है मुझे, ठीक है ना, तो मैं इसको मैं यही लिख दूंगा, ठीक है। अभी आप पॉज कर लो इसको, मैं रफ कर रहा हूं। देखो बेटा, मैं आपको लिमिटेशंस पढ़ा रहा था, और लिमिटेशंस में मैंने आपको यह पढ़ाया कि जो आपके डाल्टन थे उन्होंने क्या बोला कि कंपाउंड जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी कंपाउंड को, जो कि फेल हो गए थे। फिर आगे एक साइंटिस्ट है अमीडिया गैदर, उन्होंने क्या बोला कि मॉलिक्यूल वाज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, उन्होंने ये बोला, ठीक है ना, जो कि बात बिल्कुल सही थी, ठीक है। आगे इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स विच द होल द एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसके आगे गए, ठीक है ना, मॉलिक्यूल इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट। ये भी नहीं बता पाए थे कि जो एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट में, ठीक है ना, उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स, उनके बीच में कौन सा नेचर ऑफ फोर्स होता है भाई, कोवलेंट होता है, आयनिक होता है, ठीक है ना, एवोगैड्रो होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कौन सा फोर्स होता है, कोई तो फोर्स होगा ना विच होल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल, जो एटम एंड मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखे इन द सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट। मेरी बात आ रही समझ में, ठीक है। आगे देखो, दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, फेल हो गई थी कि आइसोबार और आइसोटॉप्स और आइसोबार क्यों एग्जिस्ट करते हैं। आइसोबार का मतलब होता है कि, और आइसोटॉप्स का मतलब होता है कि एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर क्या होगा इसमें, डिफरेंट। एग्जाम्पल लू में जैसे कि कार्बन एटॉमिक नंबर सेम, ये होता है 12, ये होता है 13, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास क्या इनका डिफरेंट है। ये तो मैंने बोला आइसोटॉप्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट, उसको मैंने क्या बोला आइसोटॉप्स, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। ये फेल हो गए थे कि भैया क्यों एग्जिस्ट करते हैं, बता ही नहीं पाए थे। आइसोबार क्या होता है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम। जेनसेट एग्जांपल है, मैं भी वही ले रहा हूं, कौन सा, पोटेशियम और कैल्शियम, इनका 20 होता है, सॉरी इसका मास होता है 40, इसका ही मास होता है कितना 40, एटॉमिक नंबर इसका 19, इसका 20, एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास क्या होते हैं सेम, ठीक है। तो आज की क्लास को, आज के लेक्चर को यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 2 था आपका खत्म हो गया, ठीक है, यहीं तक ही रखते हैं, तो ठीक है फिर, ठीक है ना। तो फिर आप बने रहिएगा नवोदय एकेडमी के साथ, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। तो फिर चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।